हेलो स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में मैंने आपको नगरपालिका अधिनियम के दूसरे चैप्टर को या धारा 50 तक की जो मोटी मोटी बातें थी उन सबको डिस्कस कर लिया था। अब इस वीडियो से अपन शुरू करते हैं सेक्शन 51 से, और सेक्शन 51 से इस सेक्शन 66 तक जो बातें हैं वो चैप्टर 3 की है। और इस अध्याय में मुख्यतः जिस बात का उल्लेख है, अध्याय 3 में जिस बात का उल्लेख है या धारा 51 से 61 तक जिस बात का उल्लेख है वो है कार्य संचालन और वार्ड समिति, कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड वार्ड कमेटी। ठीक है, तो नगरपालिका की बैठकों वगैरह के संचालन के संबंध में जो प्रावधान है वो इस अधिनियम के अध्याय 3 में है, या अध्याय 3 में अपन सेक्शन 51 से लेकर 66 तक को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, धारा 51 से अपन इस अध्याय को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आपके सामने दिया हुआ है धारा 51 की जो हेडिंग है वो है नगरपालिका की बैठकों के बारे में उपबंध। नगरपालिका शब्द में मैंने आपको बताया नगर ये तीनों संस्थाएं, नगरपालिक बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम, तीनों पर एक ही चीज लगेगी। तो सबसे पहले अपन इसमें देखेंगे नगरपालिका की बैठकों के बारे में जो उपबंध है उनकी चर्चा अपन करेंगे। क्या है, देखो धारा 51 को हमने नीचे देखिए, धारा 51 को 3 उपधाराओं में, उपधारा 3, उपधारा 2 और उपधारा 1 में विभक्त कर रखा है। यहाँ देखो, आप देखेंगे कि धारा 51 उपधारा 1 में नगरपालिका की सामान्य बैठकों की चर्चा की गई है, धारा 51(2) में विशेष बैठकों की चर्चा की गई है, और धारा 51(3) में अध्यक्ष द्वारा विशेष बैठक नहीं बुलाए जाने पर क्या स्थिति हो सकती है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें अपन देखेंगे। तो पहले सामान्य बैठक की बात करते हैं। देखो, धारा 51 में सामान्य बैठक की बात है, विशेष बैठक की बात है, और विशेष बैठक बुलाने की जिम्मेदारी किसकी है? अध्यक्ष की है। और यदि अध्यक्ष सामान्य बैठक को बुलाने में किसी प्रकार की चूक करता है तो उस संबंध में क्या प्रावधान है, ये सारी चीजें की गई हैं। तो पहले आइए सामान्य बैठक के बारे में क्या कहा गया है। नगरपालिका की साधारण बैठक 60 दिन में एक बार होगी। इसका मतलब प्रत्येक 2 महीने में नगरपालिका की एक साधारण बैठक होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 60 दिन में एक बार होगी का मतलब मस्ट है, हर 2 महीने से एक बैठक होनी जरूरी है। अब इसमें वो सारी बातें हैं, चाहे नगरपालिक बोर्ड की बात करें, चाहे नगर परिषद की बात करें, नगर निगम की बात करें, तीनों संस्थाओं के लिए है। तीनों संस्थाओं की बैठक 60-60 दिन में होनी चाहिए, 60 दिन में एक साधारण बैठक होनी चाहिए। और अगर 2 महीने में एक बैठक है तो पूरे साल में कितनी बैठकें होंगी? 6, 2 महीने से, तो एक कैलेंडर वर्ष में। तो एक कैलेंडर वर्ष का मतलब क्या है? देखो, कैलेंडर वर्ष का मतलब है 1 जनवरी से दिसंबर तक का जो है, तो एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम 6 बैठकें जरूरी है, क्योंकि 2 महीने में एक होती है। फिर तीसरी बात, नगरपालिका की बैठकों के कार्य संचालन की रीति वह होगी जो विहित की जाए। तो राज्य सरकार समय समय पर इन बैठकों के संबंध में जो रीति या प्रक्रिया निर्धारित करेगी उसी से इन बैठकों का संचालन होना चाहिए। तो यहाँ इंपॉर्टेंट 2 ही बातें हैं, प्रत्येक 2 माह से एक बैठक या 60 दिन में एक बैठक जरूरी, और साल में 6 बैठकें जरूरी है। ये कौन सी हैं? सामान्य बैठकें हैं। इन 6 सामान्य बैठकों के अलावा जो बैठक होती है उनको अपन विशेष बैठक कहेंगे, जिनका उल्लेख धारा 51 उपधारा 2 में है। क्या है? नगरपालिका की कम से कम, देखो, विशेष बैठक मांग किए जाने पर बुलाई जाती है। किस पर? मांग किए जाने पर बुलाई जाती है। तो किसकी मांग पर यह बैठक बुलाई जा सकती है? तो देखो, नगरपालिका के कम से कम 1/3 सदस्य संकल्प प्रस्ताव पारित करेंगे पहले। तो कम से कम कितने सदस्यों की मांग पर? कम से कम 1/3 सदस्यों की मांग पर। और वो मांग कैसे करेंगे? संकल्प प्रस्ताव, मतलब दृढ़ संकल्प है कि हमें विशेष बैठक चाहिए। संकल्प प्रस्ताव पर जिस तिथि को अध्यक्ष को सौंपते हैं, मतलब सबसे पहले नगरपालिका के 1/3 सदस्य, मतलब तीनों नगरीय संस्थाओं के 1/3 सदस्य एक संकल्प प्रस्ताव पारित करके किसको सौंपेंगे? अध्यक्ष को सौंपेंगे। और जिस तिथि को अध्यक्ष को यह संकल्प प्रस्ताव सौंपा जाता है उस तिथि से 7 दिन के भीतर, 7 दिन के भीतर, अध्यक्ष का मतलब कौन हो गया? अध्यक्ष, सभापति या महापौर जो भी है, 7 दिन के भीतर विशेष बैठक बुलाएगा। तो जैसे ही किसी नगरपालिका संस्था के अध्यक्ष को उसके कम से कम 1/3 सदस्यों से अनुमोदित संकल्प प्रस्ताव मिल जाता है, उस तिथि से 7 दिन के भीतर वो विशेष बैठक बुलाने के लिए
बाध्य है। और यदि वो विशेष बैठक नहीं बुलाता है 7 दिन में, तो इस संबंध में प्रावधान किया गया 51(3) में। तो देखो, नगर पालिका के 1/3 या अधिक सदस्यों द्वारा अध्यक्ष को विशेष बैठक की मांग किए जाने की तिथि से यदि अध्यक्ष 7 दिन के भीतर विशेष बैठक बुलाने में विफल हो जाता है, तो जिस तिथि को ये 7 दिन की अवधि पूरी होगी, उस तिथि से 10 दिन के भीतर मुख्य नगरपालिका अधिकारी विशेष बैठक बुलाएगा। देखो, किसी भी नगरपालिका की विशेष बैठक बुलाने की प्रारंभिक जिम्मेदारी किस पर है? अध्यक्ष पर है। और अध्यक्ष को कितने दिन का टाइम दिया गया है? अध्यक्ष को दिया गया है 7 दिन का टाइम दिया गया है। 7 दिन के भीतर वो बुलाएगा। और मान लो 7 दिन में वो इस बैठक को नहीं बुलाता है, तो अध्यक्ष के बाद ये जिम्मेदारी बैठक बुलाने की किस पर चली जाती है? मुख्य नगरपालिका अधिकारी की। तो देखो, 7 दिन में वो नहीं बुलाएगा और 7 दिन के बाद आने वाले 10 दिन में, तो टोटल कितने दिन हो गए? 17 दिन। 17 दिन में हर हाल में नगरपालिका की विशेष बैठक बुलाई जाएगी। कब? जब 1/3 सदस्य संकल्प प्रस्ताव से मांग करते हैं। तो यदि अध्यक्ष बुलाता है तो 7 दिन में ही बुलाई जाएगी, और अध्यक्ष 7 दिन में नहीं बुला पाता है तो उन 7 दिन के जस्ट अगले 10 दिन के भीतर कौन बुलाएगा? मुख्य नगरपालिका अधिकारी। तो सामान्य बात यह है कि नगरपालिका की विशेष बैठक बुलाने की प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी है? अध्यक्ष की। लेकिन अध्यक्ष की विफलता पर यह जिम्मेदारी, सेकेंडरी जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? मुख्य नगरपालिका अधिकारी की। ठीक है, अर्थात विशेष बैठक बुलाने की प्रथम जिम्मेदारी अध्यक्ष की है, तथा अध्यक्ष की विफलता पर यह भार किस पर चला जाता है? मुख्य नगरपालिका अधिकारी पर चला जाता है। ये बात ध्यान में रखेंगे, दोनों ही सवाल इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, इस सवाल का सैंपल आपके सामने है कि विशेष बैठक बुलाने के लिए नगरपालिका के कितने न्यूनतम सदस्यों द्वारा इस हेतु संकल्प प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए? न्यूनतम 1/3 सदस्यों द्वारा इस हेतु संकल्प प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। ठीक है, ये मैंने अभी तक जो नगरपालिका की साधारण बैठक, विशेष बैठक, इन सब के बारे में आपको बताया है। जो किस सेक्शन में है ये बातें हैं? सेक्शन 51 में, या इस चैप्टर के स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बातें बताई हैं, वो आपको सेक्शन 51 के साथ नगरपालिका की बैठकों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज अपन सेक्शन 52 से देखेंगे, उनके संबंध में आप थोड़ा सा जो ध्यान देंगे। सेक्शन 52 में जो है, अपन नगरपालिका के सदस्यों के व्यक्तिगत अधिकार और विशेषाधिकारों की चर्चा इसमें की गई है। ठीक है, तो देखिए, आप इसमें आगे देखेंगे सेक्शन 52 में क्या बताया गया है। सेक्शन 52 में देखो, नगरपालिका के सदस्यों के वेष्टि, वेष्टि का मतलब इंडिविजुअल, वेष्टि का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल होता है, व्यक्तिगत। वेष्टि या समष्टि का मतलब होता है सामूहिक, और वेष्टि का मतलब होता है इंडिविजुअल, एकल। तो नगरपालिका के सदस्यों के वेष्टि या व्यक्तिगत अधिकार और विशेषाधिकार, तो नगरपालिका के सदस्यों के व्यक्तिगत अधिकारों और विशेषाधिकारों की चर्चा ध्यान रखना सेक्शन 52 में दिया गया है। ठीक है, तो इनमें जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, पहली बात देखिए, नगरपालिका का कोई भी सदस्य निम्न मामलों में समुचित अधिकारियों का निम्न मामलों की ओर ध्यान खींच सकेगा। तो देखो, नगरपालिका के किसी भी कार्य की जिम्मेदारी अगर किसी अधिकारी को सौंपी गई है और वो अधिकारी उस कार्य की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, तो उस कार्य की ओर नगरपालिका का कोई भी सदस्य ध्यान दे सकता है। जैसे नगर परिषद, नगरपालिका बोर्ड का सदस्य, नगर परिषद का पार्षद, या नगर निगम का पार्षद जो है, वो संबंधित अधिकारी का ध्यान उस कार्य की ओर खींच सकता है। कौन कौन से कार्य हैं? देखो, कोई भी अधिकारी निम्न मामलों में, पहला मामला है नगरपालिक कार्यों के निष्पादन में की गई किसी उपेक्षा। यदि कोई अधिकारी नगरपालिका के किसी कार्य को पूरा करने में या निष्पादित करने में उपेक्षा कर रहा था, उस और वो सदस्य ध्यान खींच सकता है। दूसरा, नगरपालिक संपत्ति की बर्बादी। अगर कहीं नगरपालिका की संपत्ति की बर्बादी हो रही है, तो उस और भी संबंधित अधिकारी या समुचित अधिकारी का ध्यान आकर्षित कर सकता है। या किसी क्षेत्र विशेष में अगर नागरिकों की कोई समस्या है, तो उन समस्याओं की ओर भी नगरपालिका का सदस्य जो है वो समुचित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर सकता है। तो पहले में मैंने आपको बताया है कि समुचित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किन किन मामलों में कर सकता है। तो जहां नगरपालिका के कार्य के निष्पादन में कोई चूक हो रही है, नगरपालिका की संपत्ति बर्बाद हो रही है, नागरिकों की कोई आम समस्या है, इन सभी मामलों में संबंधित अधिकारी का ध्यान
नगर पालिका का कोई भी सदस्य व्यक्तिगत स्तर पर खींच सकता है। कहने का मतलब नगर पालिका से कोई बहुमत से फैसला लेने की जरूरत नहीं है, जब चाहे वो ऐसे अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर सकता है और किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा सवाल देखिए, नगर पालिका का कोई सदस्य उपयुक्त तीनों मामलों से संबंधित सुधार हेतु भी समुचित अधिकारियों को सुझाव दे सकता है। देखो, नगर पालिका के कार्यों का ठीक से निष्पादन कैसे किया जाए, संपत्ति की बर्बादी को कैसे रोका जाए, नागरिकों की समस्याओं से कैसे निपटा जाए, इस संबंध में कोई सुझाव संबंधित अधिकारी को वो सदस्य दे भी सकता है। तो सुझाव भी दे सकता है और ध्यान भी खींच सकता है, दोनों बातें हो गई। फिर नगर पालिका का कोई भी सदस्य अध्यक्ष से प्रश्न पूछ सकेगा तथा नगर पालिका के प्रशासन संबंधी मामलों पर संकल्प प्रस्ताव ला सकेगा। देखो, अध्यक्ष से कोई भी सवाल पूछ सकता है सदस्य, लेकिन देखो ध्यान रखना, अगर कोई भी सदस्य नगर पालिका में अगर संकल्प प्रस्ताव लाएगा तो वो कौन से मामलों में ला सकता है, तो नगर पालिका का कोई भी सदस्य केवल प्रशासनिक मामलों में या प्रशासन से संबंधित मामलों पर ही संकल्प प्रस्ताव ला सकता है। ठीक है। चौथा कार्य सदस्य का जो है, नगर पालिका का प्रत्येक सदस्य नगरपालिका अधिकारी समय उचित नोटिस देकर बिना किसी भुगतान के नगरपालिका के किसी भी अभिलेख का निरीक्षण कर सकेगा। तो देखो, नगरपालिका के जो सदस्य हैं वो नगरपालिका के किसी भी रिकॉर्ड को या किसी भी दस्तावेज को देखना चाहता है, उसका निरीक्षण करना चाहता है, तो पहले संबंधित अधिकारी को नोटिस देगा। नगरपालिका अधिकारी को, जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी है, उसको नोटिस देकर नगरपालिका के किसी भी रिकॉर्ड को देख सकता है। और देखो, यहाँ बिना किसी भुगतान के, जैसे आम नागरिक किसी रिकॉर्ड का निरीक्षण करना चाहते हैं तो उनसे शुल्क लिया जा सकता है, लेकिन नगरपालिका का सदस्य यदि नगरपालिका के किसी भी रिकॉर्ड को देखना चाहता है, उसका निरीक्षण करना चाहता है, तो उसे केवल नोटिस देना होता है नगरपालिका अधिकारी को। उसके बाद वो उस रिकॉर्ड का या उस अभिलेख का बिना किसी शुल्क या भुगतान के क्या कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है। ठीक है। प्रश्न का सैंपल देखिए, यहाँ नगरपालिका के किसी सदस्य को अधिकार है कि वह क्या क्या अधिकार है। अब ऊपर वाले से सारी चीजें जो है इनको मिलाकर किया गया। पहला है, नगरपालिका संपत्ति की बर्बादी की और समुचित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर सकता है। ठीक है, सही है। नगरपालिका अधिकारी को समय के नोटिस देकर बिना किसी फीस का संदाय किए, संदाय का मतलब भुगतान होता है, पेमेंट, संदाय किए नगरपालिका के अभिलेखों का निरीक्षण कर सकता है और वह अध्यक्ष से प्रश्न पूछ सकता है। ये सारी बातें इस सवाल में आ गई हैं ऊपर वाली। ये धारा 52 में मैंने नगर पालिका के किसी भी सदस्य को क्या क्या अधिकार है वो सारे इसमें आ गए हैं। फिर ये धारा 53 जो है, इसका आखिरी बार संशोधन 2017 में नगर पालिका अधिनियम में जब 5वां संशोधन किया गया था, 5th संशोधन करने के बाद इसको जोड़ा गया है। तो इसको आप ध्यान, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, ये देखना, ये वर्तमान स्थिति 2017 के बाद है। देखो, अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया जा सकता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध लाया जा सकता है। ये मैंने पीछे बताया था कि इनको अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। मोशन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस अगेंस्ट, यहाँ टी और है, अगेंस्ट चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन। तो अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया जा सकता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध। 2017 के बाद में इसकी स्थिति देखिए क्या है। पहला सवाल, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के प्रति अविश्वास प्रस्ताव अभिव्यक्त करने वाला प्रस्ताव निर्धारित रीति से किया जाएगा। तो देखो, पहली बात तो अविश्वास प्रस्ताव केवल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध लाया जा सकता है, और ऐसा अविश्वास प्रस्ताव जो है निर्धारित रीति से लाया जाएगा तथा उस पर विचार किया जाएगा। मतलब अगर अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध लाया जाता है तो उस पर विचार किया जाएगा का मतलब है कि उस पर नगरपालिका द्वारा विचार किया जाना जरूरी है। ठीक है। दूसरी बात, किसी भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, तो इस पर देखो लिमिट क्या है। तो पहली बात तो जिस दिन वो पद ग्रहण करेंगे उस तिथि से 2 वर्ष तक नहीं लाया जाएगा। जैसे 1 जनवरी 2022 को किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ने अपना पद ग्रहण किया है, तो 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2023 को 2 वर्ष पूरे होंगे। इस तिथि तक कोई भी जो है क्या नहीं लाया जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। तो जिस दिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना पद ग्रहण करते हैं उससे तिथि से 2 वर्ष की अवधि तक किसी भी शर्त पर उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा।
दूसरा है यदि किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ने उपचुनाव में निर्वाचित होकर पद ग्रहण किया है तो उसकी पदावधि की आधी अवधि समाप्त होने तक। तो देखो कई बार क्या होता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने त्यागपत्र दे दिया, या ये हो सकता है कि मर गया, तो उनके स्थान पर यदि उपचुनाव द्वारा कोई नया अध्यक्ष या उपाध्यक्ष आता है तो मान लो कि ये देखो ये बात समझने लायक है, आधी अवधि समाप्त होने तक। यदि पूरा कार्यकाल करने वाला है तो पद ग्रहण की तिथि से 2 वर्ष तक। अब मान लो कि जैसे किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ने 3 वर्ष का कार्यकाल नगर पालिका का जाने के बाद में पद ग्रहण किया है, तो शेष अवधि कितनी बची? 2 साल। तो इस 2 साल की अवधि में मध्य चुनाव से आने वाले अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध 2 साल की अवधि का आधा टाइम कितना हो गया? 1 वर्ष। तो यदि कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बीच में पद ग्रहण करता है तो शेष जो उसका कार्यकाल बचा है उसकी आधी अवधि समाप्त होने तक उस पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। तो देखो शेष 2 साल के लिए कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद ग्रहण करता है तो यहाँ ये पहले वाली बात लागू नहीं होगी, यहाँ ये देखा जाएगी इसकी शेष अवधि 2 साल है। ठीक है, तो 2 साल से का आधा टाइम हो गया 1 साल, तो जिस दिन ये अपना पद ग्रहण करेगा उससे 1 वर्ष की अवधि तक। या फिर मान लो कि कोई अध्यक्ष 4 साल बाद, 4 साल का कार्यकाल गुजरने के बाद अपना पद ग्रहण करता है तो शेष कार्यकाल कितना बचा? 1 वर्ष का बचा। तो इस 1 वर्ष की जो आधी अवधि है वो कितनी है? 6 माह। तो 1 साल के लिए पद ग्रहण करने वाला 1 साल के शेष कार्यकाल के लिए पद ग्रहण करने वाले अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध कितने टाइम तक? 6 माह तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। तो सामान्यतया 2 वर्ष तक। और यदि कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उपचुनाव द्वारा निर्वाचित होकर पद ग्रहण करता है तो उसका जो शेष कार्यकाल बचा है उस शेष कार्यकाल की आधी अवधि समाप्त होने तक उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट तीसरी बात इसमें देखिए, यदि किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव एक बार विफल हो जाता है, जैसे मान लो कि 2 वर्ष तक तो लाया ही नहीं जा सकता, और एक बार यदि उसके किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया लेकिन वो विफल हो गया, मतलब पारित नहीं हुआ, बहुमत से पारित नहीं हुआ, तो जिस बैठक में ऐसे प्रस्ताव पर विचार किया जाता है उस बैठक की तिथि से 2 वर्ष की अवधि तक पुनः अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। तो देखो मान लो किसी अध्यक्ष के विरुद्ध 2 साल तक तो लाया ही नहीं जाता, और मान लो कि किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ने 2.5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और वो अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता बहुमत से, तो कितनी अवधि के बाद लाया गया था? 2.5 साल बाद में। तो इस 2.5 साल के बाद अगर एक बार विफल हो गया तो एक बार फिर 2 साल की सिक्योरिटी मिल जाती है। कहने का मतलब 2.5 साल तो ये गुजर गए, फिर उसका कार्यकाल 4.5 साल होने तक दोबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। तो आरंभ में 2 साल तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, और एक बार अविश्वास प्रस्ताव फेल हो गया तो फिर 2 साल की अवधि तक अविश्वास प्रस्ताव लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये चीज तो अविश्वास प्रस्ताव के मामले में देखो सारी बातें मैंने आपको बताई है कि अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध लाया जाएगा। पद ग्रहण की तिथि से 2 वर्ष तक नहीं लाया जाएगा, लेकिन कोई उपचुनाव से आता है तो शेष कार्यकाल की आधी अवधि तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा, और एक बार यदि अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया या अपास्त हो गया, पारित नहीं हुआ, तो जिस तिथि को वो विफल होगा उस तिथि से 2 वर्ष तक फिर आगे अविश्वास प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बेसिकली बताई है। फिर आगे जो चीज है वो देखिए, धारा 54 की अपन बात करते हैं। धारा 54 में वार्ड समिति के गठन की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वार्ड कमेटी। तो वार्ड समिति के गठन के संबंध में अपने को जो चीज देखनी है वो देखिए क्या है, वार्ड समिति। तो इधर देखिए, वार्ड समिति का गठन 3 लाख या 3 लाख से अधिक आबादी वाली नगर पालिकाओं के प्रादेशिक क्षेत्रों में किया जाएगा। तो देखो वार्ड समिति का प्रावधान धारा 54 में है। ठीक है, और कौन सी नगर पालिकाओं में वार्ड समिति बनेगी? जैसे नगर पालिका में जितने वार्ड हैं, जैसे नगर पालिका बोर्ड में, नगर परिषद में, नगर निगम में, तो देखो पहली बात तो है कि हर नगरीय संस्था के प्रत्येक वार्ड में वार्ड समिति होगी, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर वार्ड समिति गठित की जाएगी तो कम से कम उस नगर पालिका की जनसंख्या जो 3 लाख या 3 लाख से अधिक होनी चाहिए। जैसे किसी कस्बे को नगर पालिका घोषित कर दिया लेकिन उसकी जनसंख्या 3 लाख से कम है, तो उस नगर पालिका के लिए वार्ड समिति का गठन करना जरूरी नहीं है। तो देखो वार्ड समितियों का गठन 3 लाख या 3 लाख से अधिक आबादी वाली नगर पालिकाओं के
प्रादेशिक क्षेत्रों में किया जाएगा। तो पहली बात तो उसी नगर पालिका की सरकार के अधीन नगर वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा जिस नगर पालिका की आबादी 3 लाख से अधिक है। दूसरा, एक वार्ड समिति में एक या अधिक वार्ड होंगे। तो देखो, वार्ड समिति कोई जरूरी नहीं है एक वार्ड के लिए एक वार्ड समिति बने, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक वार्ड के लिए एक से ज्यादा समितियां बन जाएं। तो वार्ड समिति या तो एक वार्ड के लिए होगी या एक से अधिक वार्ड्स के लिए भी एक संयुक्त समिति हो सकती है। कहने का मतलब एक वार्ड की समिति के अधीन एक वार्ड भी हो सकता है और एक से अधिक वार्ड भी रखे जा सकते हैं। तो देखो, एक वार्ड समिति में एक या अधिक वार्ड होंगे, अर्थात एक या अधिक वार्ड्स को मिलाकर एक वार्ड समिति का गठन किया जा सकेगा। ठीक है। फिर वार्ड समिति का गठन का मतलब है कि वार्ड समिति में कौन कौन होंगे। तो देखो, किसी भी नगर पालिका के लिए वार्ड समिति में कौन कौन होंगे। पहला देखिए, वार्ड समिति से संबंधित वार्ड या वार्ड का प्रतिनिधि करने वाला नगर पालिका का सदस्य, जिसको अपन सामान्यतः वार्ड मेंबर या पार्षद बोलते हैं, वो उस समिति का सदस्य होगा। देखो, ध्यान रखना, वो भी इस समिति का क्या होगा, सदस्य ही होगा, अध्यक्ष नहीं होगा। तो जिस वार्ड में वार्ड समिति गठित की जाती है उस वार्ड का मेंबर या पार्षद जो है वो उसका सदस्य होगा। और यदि एक से अधिक वार्ड के लिए एक समिति बनाई गई है तो उन सभी वार्ड्स के सदस्य जो हैं या प्रतिनिधि हैं वो उसके सदस्य होंगे। ठीक है। दूसरा देखिए, अधिकतम 5 ऐसे मनोनीत या नाम निर्दिष्ट सदस्य होंगे। तो नॉमिनेट, एक तो देखो जितने वार्ड के लिए है उनके प्रतिनिधि हो गए, वार्ड मेंबर हो गए। अगर एक वार्ड के लिए तो एक वार्ड मेंबर, 2 के लिए तो 2, 3 के लिए तो 3, इस ऊपर वाले बिंदु में। उसके अलावा अधिकतम 5, कम हो सकते हैं 5 से, लेकिन 5 से ज्यादा नहीं हो सकते। ये सब ध्यान में रखना। अधिकतम 5 ऐसे मनोनीत या नाम निर्दिष्ट सदस्य होंगे जिनकी न्यूनतम आयु कितनी है, 25 वर्ष हो। देखो, नगर पालिका संस्था का चुनाव लड़ने के लिए सदस्य की न्यूनतम आयु 21 बताई है, लेकिन वार्ड समिति का सदस्य बनाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 25 वर्ष है, तथा नगर पालिक प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखता हो। तो जो ये 5 तक, 1 से लेकर 5 तक कितने भी सदस्य वार्ड समिति में मनोनीत किए जाएंगे वो मिनिमम 25 साल की उम्र वाले हों तथा नगर पालिक प्रशासन में विशेष ज्ञान या एक्सपीरियंस रखने वाले होने चाहिए। लेकिन ऐसे किसी सदस्य को वार्ड समिति में मनोनीत नहीं किया जाएगा जो नगर पालिका अधिनियम के तहत निर्वाचित किए जाने योग्य नहीं है या अधिनियम के तहत निर्हरित है। तो देखो, मैंने पीछे आपको बताया है कि किसी भी नगर पालिका में चुनाव लड़ने के लिए जो जो योग्यताएं होनी चाहिए, उन योग्यताओं में से अगर एक भी योग्यता किसी व्यक्ति के पास नहीं है तो उसको वार्ड समिति का जो मेंबर है वो मनोनीत नहीं किया जाएगा। तो देखो, 25 वर्ष की आयु और विशेष ज्ञान के साथ साथ उस व्यक्ति के पास जिसे मनोनीत किया जा रहा है वो सारी योग्यताएं होनी चाहिए जो नगर पालिका के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए जरूरी है। ठीक है। फिर देखिए आप, इसमें प्रत्येक वार्ड समिति अपने गठन के बाद पहली बैठक में अपना अध्यक्ष निर्वाचित करेगी। देखो, अभी मैंने ये सारे सदस्य बताए, तो जैसे ही वार्ड समिति का गठन कर दिया जाएगा, कौन होंगे जिसमें, एक तो वार्ड प्रतिनिधि, जो अगर एक वार्ड के लिए तो 1 हो गया, 2 के लिए तो 2 हो गया, 3 के लिए तो 3 हो गया, और अधिकतम 5, ये तो 5 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। ये इनसे मिलकर ये जब अपनी पहली बैठक करेंगे तो आपस में या परस्पर एक चुनाव द्वारा एक अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। ठीक है। या जो सदस्य हैं वो अपने में से किसी एक का निर्वाचन करेंगे। किसके लिए, अध्यक्ष के लिए। यदि किसी वार्ड समिति में एक से अधिक वार्ड सम्मिलित हैं तो अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने वाला व्यक्ति उन वार्ड्स का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से होगा। देखो, ध्यान रखना, अगर एक से अधिक वार्ड है, मान लो 3 वार्ड हैं, 3 वार्ड के लिए कोई वार्ड समिति गठित की गई है, तो इन तीनों वार्ड के जो प्रतिनिधि हैं वो इस वार्ड समिति के सदस्य होंगे। और प्लस कौन होंगे, प्लस वो होंगे जो मनोनीत किए गए हैं, जो अधिकतम 5 हो सकते हैं। अब देखो, ऐसी समिति जब अपनी पहली बैठक करेगी तो अध्यक्ष कौन होगा। तो देखो, अगर एक से अधिक वार्ड के लिए है तो अध्यक्ष इन तीनों में से किसी एक को बनाया जाएगा। देखो, एक से अधिक वार्ड सम्मिलित है तो अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने वाला व्यक्ति उन वार्ड का नगर पालिका में प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से होगा। इन तीनों प्रतिनिधियों में से किसी को भी क्या बनाया जा सकता है, उस वार्ड समिति का प्रतिनिधि, वो अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ठीक है।
फिर देखो वार्ड समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल, तो देखो नगर पालिका का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, नगर पालिका के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लेकिन यहाँ ये जो वार्ड समिति बनेगी जिसमें अधिकतम 5 नॉमिनेट और उतने वार्ड प्रतिनिधि जितने वार्ड उस समिति में है, तो जो भी अध्यक्ष बनेगा वो अध्यक्ष कितने टाइम के लिए, तो वार्ड समिति का अध्यक्ष 1 साल के लिए निर्वाचित होता है। ये बात ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक वार्ड समिति का गठन, वार्ड समिति का जो अध्यक्ष है वो कितनी अवधि के लिए निर्वाचित होता है, तो देखो कार्यकाल उसका 1 वर्ष होता है। अर्थात जिस माह में प्रथम बैठक वार्ड समिति के अध्यक्ष का निर्वाचन होता है, बाद के प्रत्येक वर्ष के उसी माह की प्रथम बैठक में वार्ड समिति के अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। जैसे जनवरी की पहली बैठक में वार्ड समिति का अध्यक्ष चुना गया है, तो जनवरी की पहली बैठक में ही अगले बार अध्यक्ष वार्ड समिति के अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। ये बात समझने वाली है। तो जिस माह की पहली बैठक में वार्ड समिति का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, हर साल उसी माह की पहली बैठक में वार्ड समिति का अध्यक्ष निर्वाचित होगा, चाहे उस पहली बैठक की डेट कुछ भी हो, डेट का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए नीचे नोट, वार्ड समिति का अध्यक्ष उसी व्यक्ति को निर्वाचित किया जा सकता है जो नगर पालिका का सदस्य है। ये बात ध्यान रखना। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मनोनीत सदस्य हैं, ये मनोनीत सदस्य हैं जो 1 से 5 तक हो सकते हैं, इनको वार्ड समिति का अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता। तो देखो एक ही वार्ड के लिए वार्ड समिति है तो उसका प्रतिनिधि ही उसका अध्यक्ष रहेगा। 2 वार्ड्स के लिए है तो इन दोनों में से कोई एक अध्यक्ष होगा, 3 है तो इन तीनों में से कोई एक होगा। ऐसा आपको ध्यान में रखना है। तो वार्ड का निर्वाचित प्रतिनिधि है वही वार्ड समिति का क्या हो सकता है, अध्यक्ष हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, वार्ड समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल एवं पुनर्निर्वाचन। तो देखो वार्ड समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल मैंने बता दिया 1 साल होता है। उसके बाद पुनर्निर्वाचन के बारे में क्या प्रावधान है इस संबंध में, तो देखिए वार्ड समिति का अध्यक्ष अपना उत्तराधिकारी निर्वाचित होने तक पद धारण करेगा। तो जैसे 1 साल पूरा हो गया और जैसे 5 जनवरी की मीटिंग में किसी को वार्ड समिति का अध्यक्ष चुना गया है, फिर अगली बैठक, अब सामान्यतः कार्यकाल 1 साल बताया तो ये 4 जनवरी को पूरा हो जाएगा। लेकिन यदि अगले वर्ष की जो जनवरी की पहली बैठक है वो 8 जनवरी को होती है, तो ये व्यक्ति 4 जनवरी की बजाय कब तक अपना पद धारण करेगा, 8 तक, क्योंकि अगला उसका उत्तराधिकारी जो वार्ड समिति का अध्यक्ष है वो किस बैठक में, 8 जनवरी वाले में चुना जाएगा। तो देखो अपने उत्तराधिकारी के आने तक अपना पद ग्रहण करेगा। दूसरा, वार्ड समिति का अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित हो सकेगा। जैसे एक व्यक्ति को इस साल वार्ड समिति का अध्यक्ष बनाया है तो अगले वर्ष भी बनाया जा सकता है, उससे अगले वर्ष भी बनाया जा सकता है। तो कहने का मतलब पुनर्निर्वाचन पर वार्ड समिति के अध्यक्ष पर कोई प्रतिबंध नहीं है। फिर देखो अध्यक्ष जैसे ही नगरपालिका की सदस्यता खो देता है अपना पद रिक्त कर देगा। देखो मैंने आपको बताया कि वार्ड समिति का अध्यक्ष वार्ड के प्रतिनिधि को ही बनाया जाता है, और यदि उसने अब नगरपालिका की सदस्यता ही खो दी तो जैसे ही नगरपालिका का सदस्य नहीं रहेगा तो वार्ड समिति का अध्यक्ष भी नहीं रहेगा। ये बात ध्यान रखना। तो कोई भी वार्ड समिति का अध्यक्ष तब तक अध्यक्ष रह सकता है जब तक वो नगरपालिका का सदस्य है। ठीक है। नेक्स्ट, यदि वार्ड समिति के अध्यक्ष का पदावधि पूरी होने से पूर्व रिक्त हो जाता है, देखो यदि वार्ड समिति के अध्यक्ष का पदावधि पूरी होने से पहले रिक्त हो जाता है तो वार्ड समिति सुविधा अनुसार यथाशीघ्र नए अध्यक्ष का निर्वाचन करेगी तथा इस प्रकार निर्वाचित अध्यक्ष शेष कार्यकाल के लिए होगा। समझना आप इसमें, वार्ड समिति के अध्यक्ष का पदावधि पूरी होने से पहले रिक्त हो जाता है। जैसे 1 साल के लिए किसी वार्ड समिति का अध्यक्ष बनाया गया है और 6 महीने बाद वो मर जाता है या त्यागपत्र दे देता है, तो 6 महीने बाद इसकी स्थान पर जो नया अध्यक्ष निर्वाचित किया जाएगा वो 1 साल के लिए न होकर शेष 6 माह के लिए ही होगा, शेष अवधि के लिए ही निर्वाचित होगा। तो अगर बीच में कोई अध्यक्ष चला जाता है वार्ड समिति का तो बीच मध्य में जो निर्वाचन होगा वो शेष पदावधि या कार्यकाल के लिए होगा, न कि पूरे 1 साल के लिए। फिर देखिए वार्ड समिति की अवधि नगरपालिका की अवधि की सविस्तारी या बराबर होती है। देखो वार्ड समिति तब तक बनी रहेगी जब तक कि नगरपालिका बनी है। नगरपालिका विघटित हो गई तो वार्ड समिति भी विघटित हो जाएगी। तो देखो वार्ड समिति का कार्यकाल और नगरपालिका का कार्यकाल जो है पैरेलल चलता है, साथ साथ चलता है। यदि
नगर पालिका ही भंग हो गई तो वार्ड समिति का कार्यकाल भी क्या हो जाएगा, या वार्ड समिति भी भंग हो जाएगी। फिर देखिए, प्रत्येक वार्ड समिति के कार्यों, क्षेत्राधिकार और अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को नगरपालिका अपने आदेश द्वारा परिभाषित करेगी। करने का मतलब है कि वार्ड समिति क्या कार्य करेगी, कौन से क्षेत्रों में कार्य करेगी, और वो कार्य करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाएगी। ये तीनों चीजें हैं, क्या कार्य करेगी, कौन से क्षेत्र में कार्य करेगी और किस प्रक्रिया का अनुसरण करेगी। ये सब चीजें कौन निर्धारित करेगी, नगरपालिका। नगरपालिका ही निर्धारित करेगी। तो वार्ड समिति के कार्य को, क्षेत्राधिकार को और कार्य करने की प्रक्रिया को डिसाइड करने का पावर किसके पास है, नगरपालिका के पास है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। वार्ड समिति के कार्यों का निर्धारण कौन करती है, नगरपालिका करती है। फिर देखना सवाल की भाषा, वार्ड समिति के कार्यों का निर्धारण कौन करती है, नगरपालिका करती है। ठीक है। फिर आगे देखिए, वार्ड समिति की बैठकों में गणपूर्ति। देखो, जब भी वार्ड समिति की बैठक होगी तो गणपूर्ति का मतलब होता है कि कम से कम कितने सदस्य भाग लें, कि बैठक को हुआ मान लें या बैठक हो गई है ये मान लें। गणपूर्ति का मतलब है कि मिनिमम कितने सदस्यों से उस बैठक को आयोजित माना जा सकता है। तो देखो, इसमें साफ लिखा हुआ है कि वार्ड समिति की बैठक अध्यक्ष सहित न्यूनतम 3 सदस्य। देखो, अध्यक्ष सहित न्यूनतम 3 सदस्य। देखो, 5 तो क्या होते हैं, मैंने अभी बताया है, अधिकतम 5 मनोनीत सदस्य हो सकते हैं और मिनिमम 1 वार्ड प्रतिनिधि हो गया। तो देखो, इसका मतलब यह है कि 1 वार्ड प्रतिनिधि और 2 मनोनीत प्रतिनिधि, ये तो होने ही होने चाहिए। मिनिमम 3 सदस्य जब बैठक में भाग लेंगे तभी उस बैठक को मानेंगे। तो वार्ड समिति की बैठक की गणपूर्ति कितनी है, न्यूनतम 3 सदस्य। यहाँ परसेंटेज वगैरह मत देखना, कई बार 1/2, 1/3, 1/6 दे देते हैं। तो वार्ड समिति शब्द दिखते ही आपको गणपूर्ति में सदस्य की संख्या दिखनी चाहिए, और वो सदस्यों की संख्या कितनी दिखनी चाहिए, 3। मिनिमम 3 सदस्यों से वार्ड समिति की बैठक को आयोजित किया जा सकता है। नेक्स्ट आप इसमें देखिए, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है क्या है, नगर पालिका की वार्ड समिति के संबंध में सत्य कथन है, जो ऊपर आपको मैंने पढ़ाया है। पहला देखो, वार्ड समिति में नगर पालिका के वे सदस्य जो उस वार्ड के प्रतिनिधित्व करते हैं सदस्य होते हैं। ध्यान रखना, यहाँ कई बार तो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष को तो निर्वाचित किया जाता है। अब देखो, एक ही वार्ड समिति है, एक ही वार्ड के लिए समिति है, तो उसका सदस्य ही उसका अध्यक्ष होगा, ये बात सही है। लेकिन यहाँ वार्ड्स के जो प्रतिनिधि हैं वो क्या होंगे, सदस्य होंगे, ये बात सही है। दूसरा देखिए, वार्ड समिति में वार्ड सदस्यों के अलावा नगरपालिका प्रशासन में अनुभव या ज्ञान रखने वाले अधिकतम 5 लोगों को मनोनीत किया जा सकता है, ये बात भी सही है। न्यूनतम कितने होंगे ये नहीं कहा गया, अधिकतम 5 सदस्य हो सकते हैं। फिर देखो, वार्ड समितियों की बैठकों की गणपूर्ति हेतु न्यूनतम 3 सदस्य होने जरूरी है। तो ये सारे क्या है, कथन सही है। तो इसका उत्तर क्या हो गया, डी हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए, अपन इसमें देखते हैं सेक्शन 55। तो सेक्शन 55 में जो बात की गई है वो लंबी चौड़ी एक शब्दावली इसमें यूज की गई है। देखो, समितियां, नगर पालिका की समितियां, जैसे पीछे मैंने आपको बताया था कि नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका की समितियां, सदस्य, ये सब बताया। तो नगर पालिका जैसे जितनी भी सरकारें होती हैं, जैसे ग्राम पंचायत की अपनी समितियां होती हैं, पंचायत समिति की अपनी समितियां होती हैं, जिला परिषद की अपनी समितियां होती हैं, वैसे नगर पालिका बोर्ड की अपनी समितियां होती हैं, नगर परिषद की अपनी समितियां होती हैं, नगर निगम की अपनी समितियां होती हैं, विधानसभा की अपनी समितियां होती हैं, संसद की अपनी समितियां होती हैं, लोकसभा की अपनी समितियां होती हैं, राज्यसभा की अपनी समितियां होती हैं। तो जितनी भी ये लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं, विधानमंडल है, इन सब की अपनी समितियां होती हैं। तो यहाँ अपन 3 प्रकार की नगरपालिक संस्थाएं पढ़ रहे हैं, नगरपालिक बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम। तो इनकी कौन कौन सी समितियां होंगी, ये बात इसमें बताई गई है। तो पहला देखो, कार्यपालक समिति, वित्त समिति और एक या अधिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियां। ये देखो संख्या दी गई है इसमें। तो देखो, कार्यपालक समिति होगी, वित्त समिति 2015 से गठित कर रहे हैं, फिर स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी समितियां भी 2015 से गठित कर रहे हैं। तो देखो, यहाँ कार्यपालक समिति 1 होगी, वित्त समिति 1 होगी, लेकिन एक या अधिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी, तो जहां कहीं भी एक से अधिक समिति की बात की गई है
वहां थोड़ा आपको नीचे भी देखना है। एक समिति का प्रावधान है, वहां केवल नाम देखना है। तो यहाँ देखो एक या अधिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियां, तो इसमें देखिए कोई भी नगरपालिका जब एक से अधिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों का गठन करेगी तो इनकी संख्या निम्नवत होगी। ये संख्या इस फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट है। तो यदि किसी नगरपालिका में 50 तक वार्ड है, जिस नगरपालिका के वार्डों की संख्या कितनी है 50 तक, तो उसमें केवल एक ही कौन सी समिति होगी, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति होगी 50 वार्ड तक। यदि किसी नगरपालिका में वार्ड्स की संख्या 50 से अधिक है लेकिन 75 तक है, तो उसमें 2 समितियां होंगी। और यदि किसी नगरपालिका में 75 से अधिक वार्ड हैं तो कितनी समितियां होंगी, 3 समितियां होंगी। तो देखो 50 तक वार्ड वाली नगरपालिका में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति 1 होगी। 51 से 75 तक वार्ड वाली नगरपालिका में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों की संख्या 2 होगी। और 75 से अधिक यदि वार्ड है किसी नगरपालिका में तो स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली। फिर चौथी समिति होती है, देखो एक या अधिक, तो यहां भी अपने को देखना पड़ेगा, एक या अधिक सार्वजनिक मार्ग, स्थान और भवनों में रोशनी संबंधी। तो देखो स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के संबंध में एक से ज्यादा हो सकती है, ऐसे ही रोशनी से संबंधित समितियों की संख्या भी एक से अधिक हो सकती है। तो देखो स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी समिति तो 2015 से है और रोशनी वाली समिति 2017 से है। तो देखो जिस नगरपालिका में 50 तक वार्ड है वहां रोशनी समिति की संख्या 1 होगी। अगर 51 से 75 तक वार्ड है तो रोशनी समिति 2 होंगी। 75 से अधिक वार्ड है तो समितियां रोशनी से संबंधित 3 होंगी। तो सेम है, ऊपर वाला पैटर्न ही है ये। यहाँ शब्द स्वास्थ्य एवं स्वच्छता है और यहाँ क्या है, रोशनी है। कहाँ कहाँ, सार्वजनिक मार्ग, स्थान और भवनों पर। फिर देखो भवन अनुज्ञा एवं संकर्म समिति, तो बिल्डिंग वर्क से संबंधित एक कमेटी होगी नगरपालिका में। गंदी बस्ती सुधार से संबंधित एक समिति होगी। फिर देखो महिला एवं बाल विकास, गरीबी उन्मूलन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन की व्यवस्था के लिए एक समिति होगी। ये 2017 से है। फिर नियम एवं उपविधि समिति 1 होगी। फिर आगे देखो इनकी संख्या अलग होगी। नगरपालिका अपने कार्यों को ध्यान में रखते हुए कुछ अन्य समितियां, देखो या तो इनकी संख्या ज्यादा हो सकती है, रोशनी और स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी, और ये है अन्य। ऊपर वाली समितियों के अलावा अन्य समितियां भी गठित की जा सकती हैं। लेकिन कोई भी नगरपालिका अन्य समितियों की संख्या अपनी मर्जी से डिसाइड नहीं कर सकती, ये भी फिक्स है। देखो अगर नगर निगम है, जैसे जयपुर नगर निगम है, तो जयपुर में कितनी अन्य समितियां हो सकती हैं, 8। नगर परिषद जैसे सीकर नगर परिषद है तो उसमें कितनी अन्य समितियां हो सकती हैं, 6। नगर पालिका जैसे लक्ष्मणगढ़ अपने यहाँ नवलगढ़ है, ये नगर पालिकाएं हैं, तो नगर पालिका में अन्य समितियां कितनी हो सकती हैं, 4। तो देखो अन्य समितियों की संख्या हो सकती है नगर निगम में 8, अन्य समितियों की संख्या हो सकती है नगर परिषद में 6, अन्य समितियों की संख्या हो सकती है नगर पालिका बोर्ड में 4। ठीक है। परंतु देखो इन फ्यूचर नीचे लिखा हुआ इन समितियों की संख्या में कोई बढ़ोतरी करनी है तो ये पावर, अन्य समितियों की संख्या बढ़ाने का पावर किसके पास है, राज्य सरकार के पास है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। फिर देखो ये ऊपर चाहे नाम दिए हुए हैं या अन्य समिति हो, ऊपर जितनी समितियों की अपन ने चर्चा की है, ये सभी समितियां अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु उन समस्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगी जो उन्हें निर्धारित की जाती हैं। तो सीधी सी बात है कि इनको दी गई शक्तियों का ये भी इस्तेमाल करेंगे, कोई विशेष बात नहीं है ये। फिर देखो प्रत्येक नगरपालिका अपने गठन की तिथि से 90 दिन के भीतर इन समस्त समितियों का गठन करेगी। ये इंपॉर्टेंट बात है। जब भी किसी नगरपालिका की सरकार का गठन होगा तो अपने प्रथम बैठक से कितने दिन में, 90 दिन में इन ऊपर वाली सभी समितियों का गठन किया जाएगा। और मान लो कि 90 दिन में कोई नगरपालिका इन समितियों का गठन नहीं करे तो क्या उपाय है, तो देखो यदि ऐसा करने में नगरपालिका विफल हो जाती है तो इन समितियों का गठन कौन करेगी, राज्य सरकार। तो देखो यहाँ फिर दूसरी बात हो गई कि नगरपालिका की समितियों का गठन करने की प्राथमिक जिम्मेदारी नगरपालिका की है, लेकिन नगरपालिका यदि विफल हो जाती है तो उस स्थिति में ये गठन कौन करेगी, राज्य सरकार। राज्य सरकार भी इन समितियों का गठन कर सकती है। ठीक है। फिर देखो धारा 55 में गठित की जाने वाली समितियों में कोई नाम निर्दिष्ट मनोनीत व्यक्ति भी सदस्य हो सकता है। तो देखो यहाँ ये इनकी बात कर रहा है, ये जो समितियां धारा 55 में मैंने आपको जो समितियां बताई है, ये कार्यपालक समिति, वित्त समिति,
तो कोई जरूरी नहीं है कि इसमें निर्वाचित या चुनाव जीतकर आया हुआ व्यक्ति जो है गंदी बस्ती सुधार समिति इनमें सदस्य हो, क्योंकि यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि इनमें कौन सदस्य हो सकता है, कोई मनोनीत सदस्य भी हो सकता है। तो नगरपालिका में बिना चुनाव जीत कर आया हुआ व्यक्ति है उसको भी नॉमिनेट किया जा सकता है। फिर देखिए, कार्यपालक समिति के गठन का प्रावधान धारा 55(1) में है तथा शेष समितियों के गठन का प्रावधान 55(3) में है। यह ध्यान रखना, कार्यपालक समिति का इंपॉर्टेंट धारा याद रखनी है। कार्यपालक समिति का गठन 55(1) में और बाकी जो बची है उनका 55(3) में। धारा 55(2) में यह प्रावधान किया गया कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी कार्यपालक समिति का पदेन सचिव होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ धारा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है आपको, धारा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है आपको। सवाल जो ध्यान में रखना है वो है कि ये देखना कि कार्यपालक समिति है, देखो कार्यपालक समिति का गठन 55(1) में, इस समिति का पदेन सचिव कौन होता है, मुख्य नगरपालक अधिकारी होता है, या नगरपालिक भी लिख सकते हो, मुख्य नगरपालिक अधिकारी होता है। पदेन सचिव, पदेन का मतलब होता है वो वास्तविक सदस्य नहीं होता। पदेन का मतलब क्या होता है, वास्तविक सदस्य नहीं होता। कहने का मतलब उस समिति में उसे वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। फिर देखिए धारा 55(1) में क्या दिया हुआ है, प्रत्येक नगरपालिका में एक कार्यपालक समिति होगी। ये 55(1) में अभी ऊपर बता रहा था जिसका गठन। तो देखो कार्यपालक समिति में कौन कौन होगा, ये जो समितियां बताई है उनमें कार्यपालक समिति के बारे में अपन प्रावधान कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो कार्यपालक समिति में क्या होगा, नगरपालिका का अध्यक्ष कार्यपालक समिति का अध्यक्ष होगा। यदि वो नगरपालिका बोर्ड की है तो अध्यक्ष उसका अध्यक्ष है, नगर परिषद के लिए तो सभापति उसका अध्यक्ष है, और नगर निगम के लिए तो महापौर उसका अध्यक्ष है। दूसरा, नगरपालिका का अध्यक्ष उसका उपाध्यक्ष होगा। देखो जो अध्यक्ष नगरपालिका का अध्यक्ष है वही उसका अध्यक्ष, नगरपालिका का उपाध्यक्ष है वही उसका उपाध्यक्ष। ये इन तीनों संस्थाओं के लिए नाम अलग अलग पढ़े हैं अपन ने, ठीक है। फिर नगरपालिका में विपक्ष का जो नेता होता है, प्रतिपक्ष और विपक्ष एक ही चीज है, तो नगरपालिका में प्रतिपक्ष का नेता जो हारी हुई पार्टी है उसका नेता जो है वो भी इसका सदस्य होता है। तो 3 हो गए। फिर चौथे में इसका सदस्य कौन होगा, देखो नगर निगम के मामले में निगम द्वारा निर्वाचित कुल 7 सदस्य जिनमें 2 महिलाएं। अगर नगर निगम की बात है तो 7 सदस्य होंगे, उनमें कितनी महिलाएं होंगी, 2 महिलाएं, टोटल 7 में से। फिर नगर परिषद के मामले में नगर परिषद द्वारा निर्वाचित, देखो निगम निर्वाचित करेगा, निगम निर्वाचित करने का मतलब निगम के सदस्य, जिला नगर परिषद का मतलब परिषद के सदस्य उसे निर्वाचित करेंगे, तो भी कितने सदस्य होंगे, 7, उनमें भी 2 महिलाएं होंगी। और नगरपालिका बोर्ड में बोर्ड द्वारा निर्वाचित सदस्य जिनकी संख्या 5 से अधिक नहीं हो सकती। तो देखो यहाँ ये जो निर्वाचित सदस्य हैं इनमें तो देखो नगर निगम में और नगर परिषद में तो 7 सदस्य होंगे और दोनों में 2 महिलाएं होंगी। लेकिन नगरपालिका बोर्ड में जो लिखा हुआ है वो संख्या फिक्स नहीं है, ये 7 की संख्या फिक्स है लेकिन ये संख्या फिक्स नहीं है। इसमें ये लिखा है कि अधिकतम 5 सदस्य नगरपालिका बोर्ड जो है वो कार्यपालक समिति में नियुक्त कर सकती है, 5 से निर्वाचित कर सकती है और 5 से कम भी निर्वाचित किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 55(1) में ये बताया गया कि कौन लोग जो हैं, तो पहली बात तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विपक्ष का नेता, और फिर 7 सदस्य होंगे नगर निगम के मामले में, 7 सदस्य होंगे नगर परिषद के मामले में, और दोनों में 7 में से 2 महिलाएं होंगी। और इसमें महिला का प्रावधान नहीं है, नगर पालिका बोर्ड में अधिकतम 5 सदस्य निर्वाचित कर सकता है नगर पालिका बोर्ड। तो ये कार्यपालक जो समिति है उसको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। फिर देखिए धारा 55(2) में मैंने सचिव की बात बताई है। धारा 55(2) में ये बताया कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी जो है वो कार्यपालक समिति का क्या होता है, पदेन सचिव होता है, वास्तविक नहीं होता, अर्थात ये कार्यपालक समिति का वास्तविक सदस्य नहीं होता है। तो देखो कार्यपालक समिति की बात आप देखेंगे, कार्यपालक समिति में कौन कौन सदस्य होते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विपक्ष का नेता। फिर निगम के मामले में 7 लोग जिनमें 2 महिलाएं, निगम के मामले में 7 लोग जिनमें 2 महिलाएं होती है। परिषद के मामले में 7 लोग जिनमें 2 महिलाएं, और बोर्ड में अधिकतम 5 सदस्य हो सकते हैं, फिक्स नहीं है, अधिकतम 5 सदस्य हो सकते हैं, महिलाओं की बाध्यता नहीं है इसमें। तो यहाँ नोट देखेंगे
नगर पालिका की कार्यपालक समिति को छोड़कर शेष समितियों का में अधिकतम 10 सदस्य हो सकेंगे। देखो कार्यपालक समिति में 1 2 3, ठीक है, और यहाँ 7 10 हो गए। नगर निगम में, नगर परिषद में भी 10 हो गए, और बोर्ड में कितने हो गए? अधिकतम 5 और 3 8 हो गए। ये किसमें? तो देखो यहाँ नगर निगम में 10 हो गए, नगर परिषद में 10 हो गए, लेकिन नगर पालिका बोर्ड में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं। किसमें? कार्यपालक समिति में। यही इंपॉर्टेंट है कार्यपालक समिति। और बाकी जितनी भी समितियां हैं जो मैंने आपको बताई है ना, वित्त संबंधी समिति है, स्वच्छता संबंधी समिति है, सफाई संबंधी है, उन सभी समितियों में कितने सदस्य होंगे? 10 सदस्य हो सकेंगे। अधिकतम 10 सदस्य हो सकेंगे, 10 से कम नहीं, 10 से ज्यादा नहीं हो सकते। फिर देखिए आगे अपन चर्चा करते हैं सेक्शन 56 की। सेक्शन 56 में देखो, जो व्यक्ति किसी समिति के सदस्य नहीं है फिर भी वे समिति में कब तक कार्य कर सकेंगे। तो पहली बात तो देखो इसमें आपके सामने सीधा सा उल्लेख है। देखो कापी किताब ले लेते हैं। देखो इस संबंध में अपन ने ये चीज देख ली है कि किसी समिति में कोई व्यक्ति सदस्य नहीं है, किसी व्यक्ति में समिति में कोई व्यक्ति सदस्य नहीं है तो भी वो उस समिति में कार्य कर सकेगा, ठीक है। लेकिन गैर सदस्य, जो समिति का सदस्य नहीं, वो कब तक कार्य कर सकेगा? हेडिंग से दिख रहा है कि गैर सदस्य काम कर सकता है, लेकिन कब तक कार्य कर सकता है? इस संबंध में तो चर्चा है 56 में है। तो पहली बात तो ये समझेंगे कि प्रत्येक समिति जो नगर पालिका की होगी उसमें सदस्य ही काम करेंगे जरूरी नहीं है। ऐसे व्यक्ति भी उस समिति में काम कर सकते हैं जो समिति के सदस्य नहीं है। तो वो कब तक काम करेंगे, इस संबंध में सेक्शन 56 अपने को बताता है। देखो सेक्शन 56 में क्या दिया हुआ है? कार्यपालक समिति में केवल उसके सदस्य ही कार्य कर सकेंगे। इसका मतलब यह है कि कार्यपालक समिति, ये जो मैंने आपको बताई है, इसमें गैर सदस्य काम नहीं कर सकते, तथा इस समिति के अलावा अन्य सभी समितियों में ऐसे व्यक्ति कार्य कर सकेंगे जो समिति के सदस्य नहीं है। तो देखो बहुत बड़ा सवाल है, कौन सी समिति है जिसमें गैर सदस्य काम नहीं कर सकते? कार्यपालक समिति। बाकी सभी समिति में ऐसे व्यक्ति भी काम कर सकते हैं जो उस समिति के सदस्य नहीं है। तो ध्यान रखेंगे कौन सी समिति है जिसमें गैर सदस्य भी काम कर सकते हैं, तो इसका उत्तर बन गया कार्यपालक समिति। दूसरा देखिए, कार्यपालक समिति के अलावा अन्य समितियों के लिए उन लोगों को नियुक्त किया जा सकता है जो नगर पालिका की राय में ऐसी समितियों में कार्य करने के लिए विशेष अनुभव रखते हैं। तो देखो नगर पालिका कार्यपालक समिति के अलावा अन्य समितियों में विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकती है, लेकिन ये व्यक्ति वे नहीं हो सकते जो इस अधिनियम के तहत निर्योग्य हैं। लेकिन देखो जिन लोगों को अन्य समितियों में नगर पालिका नियुक्त करेगी उन लोगों के पास भी नगर पालिका का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति नगर पालिका के सदस्य का चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को नगर पालिका गैर सदस्य के रूप में इन समितियों में नियुक्त नहीं करेगी। तो अयोग्यता या निर्योग्यता उनके पास नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए, ऐसे सदस्यों की नियुक्ति कम से कम आधे सदस्यों के संकल्प से दी जा सकेगी। तो देखो नगर पालिका यदि किसी भी गैर सदस्य को किसी समिति में कार्य के लिए नियुक्त करना चाहती है तो नगर पालिका के सदस्य संकल्प प्रस्ताव से नियुक्त करेंगे, और उस संकल्प प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम आधे मतलब 50% नगर पालिका के सदस्य संकल्प पारित करेंगे, तभी किसी गैर सदस्य को नगर पालिका की समितियों में कार्य के लिए नियुक्ति दी जा सकती है, ठीक है। और वे नगर पालिका के सदस्य नहीं होने चाहिए। तो गैर सदस्य के रूप में तभी नियुक्ति दी जाएगी जब आधे सदस्य, मिनिमम आधे सदस्य इसका अनुमोदन करेंगे संकल्प प्रस्ताव से। फिर देखो इस प्रकार नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या उस समिति के कुल सदस्यों का 1/3 हो सकता है। देखो किसी समिति में 9 सदस्य हैं तो 9 में से 6 लोग तो ऐसे ही होंगे जो ऊपर मैंने बताया उस हिसाब से नियुक्त नियुक्त हैं या नगर पालिका के सदस्य हैं। 1/3 का मतलब 3 सदस्य हो गए, तो 9 में से 3 सदस्य, 6 में से 2 सदस्य, 3 है तो 3 में 1 सदस्य क्या हो सकता है? गैर सदस्य। देखो समझ आ गई बात। तो नगर पालिका यदि किसी गैर सदस्य को नगर पालिका की किसी समिति में नियुक्त करना चाहती है तो उन सदस्यों की, गैर सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 1/3 मतलब 33% समिति के सदस्य जो हैं वो ऐसे हो सकते हैं जो नगर पालिका के सदस्य नहीं है।
फिर देखिए सेक्शन 57, नगर पालिका की जो समितियां गठित की जाएंगी, ऊपर मैंने आपको जो बताई है ना, धारा 55 में नगर पालिका की जो समितियां बताई है, उन समितियों की अध्यक्षता कौन करेगा, अध्यक्ष कौन होगा। तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, यदि नगर पालिका की किसी समिति में नगर पालिका का अध्यक्ष शामिल है तो वही उसका पदेन अध्यक्ष होगा। कहने का मतलब किसी समिति में यदि अध्यक्ष, सभापति या महापौर है, महापौर मेंबर है, तो वही उसका पदेन अध्यक्ष होगा। कहने का मतलब जहां तक अध्यक्ष मौजूद है समिति के सदस्य के रूप में, तो वही अध्यक्षता करेगा। ठीक है। कोई ऐसी समिति है जिसमें अध्यक्ष सदस्य नहीं है और उपाध्यक्ष सदस्य है, तो उन सभी समितियों की अध्यक्षता कौन करेगा, उपाध्यक्ष। यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों किसी समिति के सदस्य हैं, तब तो अध्यक्षता अध्यक्ष करेगा। और किसी समिति में अध्यक्ष सदस्य है लेकिन उपाध्यक्ष नहीं है, तो ऐसी समिति की अध्यक्षता या पदेन अध्यक्ष कौन कहलाएगा, उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष नगरपालिका की किसी समिति का अध्यक्ष कब होगा, जब उस समिति में अध्यक्ष सदस्य नहीं है। देखो दोनों ही पदेन अध्यक्ष हैं, इसका मतलब वास्तविक अध्यक्ष नहीं होंगे ये। फिर देखिए नगरपालिका की किसी समिति, नगरपालिका की किसी समिति द्वारा अपने किसी सदस्य को अध्यक्ष नियुक्त कर सकेगी। इस किसी की जगह कोई लिख देना। क्या लिखोगे, कोई। देखो नगरपालिका अपनी किसी समिति में कर देना, या फिर यहां अपनी किसी समिति में ये कर देना, नगरपालिका अपनी किसी समिति में अपने किसी सदस्य को अध्यक्ष नियुक्त कर सकेगी जिसका कोई पदेन अध्यक्ष नहीं है, अर्थात जिस समिति में नगरपालिका का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सदस्य नहीं है। ठीक है। तो देखो जिस समिति में, अब ध्यान रखना, जिस समिति में अध्यक्ष है उसका अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष ही होगा। जिस समिति में अध्यक्ष नहीं है लेकिन उपाध्यक्ष है, तो उस समिति का पदेन अध्यक्ष उपाध्यक्ष होगा। और जिस समिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही नहीं है, ये तीसरा बिंदु का मतलब दोनों ही नहीं है, तो उस समिति का अध्यक्ष किसी ऐसे सदस्य को बनाया जाएगा जो नगरपालिका का सदस्य है। कहने का मतलब किसी ऐसे व्यक्ति को नगरपालिका की किसी समिति का अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता जो नगरपालिका का सदस्य नहीं है। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें देखिए अगला बिंदु, प्रत्येक समिति का पदेन अध्यक्ष या नगरपालिका द्वारा नियुक्त अध्यक्ष समिति की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा। तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या नगरपालिका द्वारा नियुक्त कोई पदेन अध्यक्ष है, वही उस समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। और यदि किसी समिति की बैठक में कोई अध्यक्ष अनुपस्थित रह जाता है, तो उस बैठक में उपस्थित सदस्य अपने में से किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं। तो सामान्य नियम यह है कि जिस समिति का जो पदेन अध्यक्ष है वही अध्यक्षता करेगा, लेकिन जिस दिन वो पदेन अध्यक्ष अनुपस्थित होगा उस दिन शेष सदस्य जो है अपने में से किसी को भी अपना अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं। और यदि किसी नगरपालिका की समिति में कोई अध्यक्ष नहीं है, तो वह समिति अपने सदस्यों में से समय समय पर अध्यक्ष नियुक्त कर सकेगी। तो जब भी मान लो अध्यक्ष त्यागपत्र दे दिया, मर गया, अध्यक्ष का पद खाली होता जाता है, तो शेष सदस्य जो है अपने में से किसी भी व्यक्ति को एक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकेंगे। ये हो गया। फिर देखो धारा 58 क्या कहती है, धारा 58 कहती है कि नगरपालिका की समितियों की बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। तो स्वच्छता संबंधी, कूड़ा करकट उठाने वाली समिति, वित्त समिति या कार्यपालक समिति, ये सारी समितियां जो है जब भी बैठकें आयोजित करेंगी तो उन बैठकों में कौन सी प्रक्रिया को ये समितियां अपनाएंगी, काम करने की जो कार्य प्रणाली है वो क्या रहेगी इनकी बैठकों में, इसका उल्लेख सेक्शन 58 में है। तो नगरपालिका की समितियों की कार्य संचालन या बैठकों की प्रक्रिया संचालन नियम जो है वो किसमें है, धारा 58 में है। देखिए इसमें क्या क्या नियम है इस संबंध में। पहला है, नगरपालिका की किसी समिति की साधारण बैठक 2 माह के भीतर निर्धारित प्रक्रिया से संचालित होगी। तो देखो नगरपालिका की बैठक भी 2 माह से होती है और उसकी समितियों की बैठक भी 2 माह से होती है। ऊपर मैंने नगरपालिका की बैठक हर 2 माह से बताई है, और नगरपालिका की किसी भी समिति की साधारण बैठक जो है वो भी कितने माह से, 2 माह से। देखो साधारण बैठक नगरपालिका की भी 2 माह से है और उसकी समिति की भी 2 माह से है। दूसरा देखिए, यदि नगरपालिका की किसी भी समिति का अध्यक्ष 15 दिन से अधिक अवधि के लिए नगरपालिका से अनुपस्थित, वहां मैंने कितना बताया था, 1 माह बताया था।
बिना अनुमति या छुट्टी के 1 माह से अधिक नगरपालिका का अध्यक्ष गायब रहता है तो खाली मान लिया जाएगा। लेकिन नगरपालिका की किसी समिति का अध्यक्ष 15 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए नगरपालिका से अनुपस्थित रहता बिना अनुमति या छुट्टी के, तो उसकी अनुपस्थिति में नगरपालिका का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उस समिति की बैठक बुला सकेगा। देखिए, जब किसी नगरपालिका की समिति का पदेन अध्यक्ष अनुपस्थित है तो ऐसी सिचुएशन में ये जिम्मेदारी अध्यक्ष पर या उपाध्यक्ष पर होती है। इन दोनों में से कोई सा भी उसको बुलाने के लिए जिम्मेदार हो जाएगा। फिर देखो, नगरपालिका की कोई भी समिति जैसे उचित समझे अपनी बैठकें आयोजित कर सकेगी, अपनी बैठकों को स्थगित कर सकेगी। तो देखो, नगरपालिका की समितियां कार्यपालक समिति है, स्वच्छता समिति है, वित्त समिति है, ये अपने हिसाब से अपनी बैठकों को आयोजित कर सकेंगी। शर्त केवल ये है कि 2 माह में एक बैठक होनी चाहिए। अपने हिसाब से ही वो अपनी बैठक को आयोजित कर सकती हैं और अपने हिसाब से ही उस बैठक को क्या कर सकती हैं, स्थगित कर सकती है। फिर अगला बिंदु, यदि नगरपालिका की किसी समिति से नगरपालिका का अध्यक्ष या उस समिति के कम से कम 2 सदस्य विशेष बैठक आयोजित, अब देखो वहां मैंने आपको बताया था कि कम से कम 1/3 सदस्य विशेष बैठक की अध्यक्ष से मांग कर सकते हैं, किसके, नगरपालिका के। लेकिन नगरपालिका की समिति में न्यूनतम कितने सदस्य हैं, ये देखिए, ये देखना, अध्यक्ष उस समिति कम से कम 2 सदस्य विशेष बैठक आयोजित करने का अनुरोध कर सकते हैं। तो किसी भी समिति का जो पदेन अध्यक्ष है उसे उस समिति के 2 सदस्य यदि मांग करते हैं किसकी, विशेष बैठक की, ये ऊपर वाली तो साधारण बैठक है, विशेष बैठक की मांग करते हैं, किस रूप में, लिखित में मांग करेंगे, तो समिति ऐसा अनुरोध मिलने की तिथि से 2 दिन में विशेष बैठक आयोजित करेगी। जबकि वहां मैंने नगरपालिका की विशेष बैठक 7 दिन में, और यदि अध्यक्ष नहीं बुला पाता है तो 10 दिन के भीतर मैंने वहां बताया था कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका की बैठक को आयोजित करेगा। लेकिन नगरपालिका की समितियों की बैठक, विशेष बैठक 2 लोगों की मांग पर, 2 सदस्यों की मांग पर की जा सकती है। और जैसे ये मिलेगा तो ये कितने दिन में, समिति की बैठक जो है वो 2 दिन में आयोजित करने की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर देखिए, नगरपालिका की समितियों की बैठकों की कार्यवाही तभी की जाएगी जब उसमें कम से कम आधे सदस्य उपस्थित होंगे। ये गणपूर्ति है, कोरम है ये, मतलब कितने सदस्य उपस्थित हों कि नगरपालिका की किसी समिति को आयोजित मान लिया जाए। तो नगरपालिका की समिति में मिनिमम 50% सदस्यों की उपस्थिति जरूरी है। आधे का मतलब मिनिमम 50% सदस्य उपस्थित होंगे तो ये माना जाएगा कि नगरपालिका की किसी समिति की बैठक आयोजित हुई है। अब देखो, सैंपल है सवाल का कि नगरपालिका की किसी समिति की विशेष बैठक बुलाई जाएगी। तो देखो, नगरपालिका के अध्यक्ष के लिखित अनुरोध पर, तो नगरपालिका का जो अध्यक्ष है कौन है, अध्यक्ष है, सभापति है, महापौर है, ये लिखकर अनुरोध करें तो नगरपालिका की समिति की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है, पहली बात, ठीक है। दूसरा, नगरपालिका के कम से कम 2 सदस्य लिखकर दे दें तो इनके अनुरोध पर भी बुलाई जा सकती है। तीसरा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी के अनुरोध पर नहीं बुलाई जा सकती। यही 2 बातें बताई है मैंने ऊपर। देखो, विशेष बैठक नगरपालिका की किसी समिति से नगरपालिका का अध्यक्ष या तो अध्यक्ष के कहने पर या उस समिति के कम से कम 2 सदस्यों के कहने पर, न कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी के कहने पर। तो विशेष बैठक केवल या तो नगरपालिका का अध्यक्ष कहे तब बुलाई जा सकती है या उस समिति के कम से कम 2 सदस्य लिखित अनुरोध करें। दोनों ही, अध्यक्ष भी लिखित अनुरोध करेगा और सदस्य भी लिखित अनुरोध करेगा, तभी नगरपालिका की विशेष बैठक का आयोजन किया जा सकता है। तो ये नगरपालिका की बैठकों के बारे में मैंने आपको सेक्शन 58 में बताया है। ये 56 नहीं है, आप इसको सेक्शन 59 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सेक्शन 59। ये 56 की जगह काटकर आप क्या करेंगे, सेक्शन 59 करेंगे। सेक्शन 59 में किस चीज का प्रावधान है, तो देखिए, समितियों का नगरपालिका के अनुदेशों के अधीन होना, ये समितियों का नगरपालिका, इसको काट देना, आप सीधा ही पढ़ लेना, समितियों को नगरपालिका के अनुदेशों के अधीन होना, ठीक है। तो यहाँ तथा नगरपालिका की अध्यक्षताओं का उनके द्वारा अनुपालन किया जाना, ठीक है, ये चीज। तो देखो, समितियां जो है वो किसके अधीन होगी, तो नगरपालिका की सभी समितियां
नगरपालिका के आदेशों के अधीन होंगी। किसके अधीन होंगी? नगरपालिका के आदेशों के अधीन होंगी। ठीक है, नगरपालिका के आदेशों के अधीन होंगी। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट, अब इस सेक्शन का एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है। इस धारा में समितियों में धारा 55 के तहत गठित की गई समितियों के साथ साथ वार्ड समिति भी शामिल है। तो ये देखिए, पहली बात तो धारा 55 में मैंने नगरपालिका की कई समितियां बताई हैं। इसके अलावा इससे पहले मैंने आपको एक समिति और बताई है, वार्ड समिति। तो देखो, वार्ड धारा 55 की सभी समितियां और वार्ड समिति, इन सभी के ऊपर किसके आदेश या निर्देश लागू होंगे? नगरपालिका के आदेश या निर्देश लागू होंगे। कहने का मतलब ये सभी समितियां किसके आदेशों निर्देशों के अधीन काम करेंगी? नगरपालिका के आदेशों या निर्देशों के अधीन काम करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वार्ड समिति सहित नगरपालिका की समितियां उन अनुदेशों का पालन करेंगी जो समय समय पर उन्हें नगरपालिका द्वारा जारी किए जाएंगे। तो देखो, सीधी सी बात है, इस पूरे नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत किसी भी प्रकार की समिति की बात की जाती है तो वो समिति उन्हीं आदेशों के अधीन काम करेगी जो उन्हें किसके द्वारा जारी किए जाएंगे? नगरपालिका के द्वारा जारी किए जाएंगे। तो इनमें वो समितियां भी शामिल हैं जिनका गठन धारा 55 में किया जाता है, और धारा 55 में गठित समितियों के अलावा वार्ड समिति भी इसमें शामिल है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि वार्ड समिति प्रत्येक नगरपालिका की सरकार में होना जरूरी नहीं है। वार्ड समिति उसी नगरपालिका के लिए हो सकती है जिस नगरपालिका की आबादी न्यूनतम कितनी है? 3 लाख है। 3 लाख से कम आबादी वाली नगरपालिका के लिए वार्ड समिति का गठन करना जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर देखिए अगली बात क्या है। प्रत्येक समिति अपनी योजना एवं व्यय का अनुमोदन नगरपालिका द्वारा पारित बजट के अनुरूप करेगी। तो देखो, नगरपालिका के अधीन किसी भी समिति का यदि गठन किया गया है तो वो समिति अपने जो भी प्लान बनाएगी या जो भी खर्चे करेगी वो खर्चे अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। प्रत्येक समिति अपने योजनाओं का जो खर्चा है वो नगरपालिका के बजट को ध्यान में रखते हुए करेगी। अपनी मर्जी से उसे खर्चे करने की छूट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें देखिए, किसी भी समिति को नगरपालिका ने जिस कार्य के लिए प्राधिकृत किया है, जिस किसी समिति को नगरपालिका किसी भी कार्य के लिए प्राधिकृत करती है, उससे संबंधित जितना भी विवरण है, लेखा है या रिपोर्ट है, कहने का मतलब जितने भी दस्तावेज और रिकॉर्ड्स हैं, उनको नगरपालिका उस समिति से कभी भी तलब कर सकती है, कभी भी मांग सकती है। और यदि नगरपालिका ऐसे रिकॉर्ड को समिति से मांगती है तो वो रिकॉर्ड नगरपालिका को उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी उस समिति की है। ये सेक्शन 59 का है। फिर देखिए आगे, धारा 54 में मैंने आपको जो वार्ड समिति बताई है और धारा 55 में मैंने आपको नगरपालिका की अन्य समितियां बताई है। तो इन सभी समितियों द्वारा पारित प्रत्येक संकल्प जो है, ये समितियां कोई भी कार्य करने के लिए जो भी संकल्प लेंगी वो संकल्प ये समितियां सीधा लागू नहीं करेंगी। सीधा लागू करने की बजाय पहले ये अपने संकल्प को किसको प्रेषित करेंगी? नगरपालिका को। और नगरपालिका उसका रिव्यू करेगी, उसको पुनरीक्षित करेगी, उसका एनालिसिस करेगी, उसका विश्लेषण करेगी। उसके बाद ही ये अपने द्वारा पारित संकल्प को अपने क्षेत्र में लागू कर सकती है। ठीक है, फिर देखिए, ये यहाँ अगला जो सेक्शन है ये 57 की बजाय आप ये 60 करेंगे। यहाँ ये एक सॉरी, ये जो है ये आप 56 के बाद में मैंने आपको ये 58 पढ़ा दिया, और ये आप देखेंगे 57 जिसको अपन ने लिख रखा है वो सेक्शन 60 है। ये इसको काट के आप कितना करेंगे? ये 57 नहीं है, ये सेक्शन 60 है। थोड़ा सा काट के आप ठीक करेंगे इसको। तो सेक्शन 60 में देखो क्या, वार्ड समिति के सामान्य कार्य है। देखो, मैंने यहाँ दो धारा 55 में गठित समितियां जो बहुत सारी टाइप की बताई है, इसके अलावा धारा 54 में मैंने आपको क्या बताई है? धारा 54 में वार्ड समिति बताई है।
सेक्शन ध्यान रखना, वार्ड समिति की व्यवस्था 54 में है और बाकी समितियों की व्यवस्था किस में है? अन्य समितियों की व्यवस्था धारा 55 में है। ठीक है। अब देखो, पहले जो धारा 54 में वार्ड समिति गठित की जाती है उसके कार्य जो है, सामान्य कार्य, वो धारा 60 में दिए गए हैं कि वार्ड समिति क्या काम करेगी। तो पहली बात तो देखो, प्रत्येक नगर पालिका में वार्ड समिति नहीं होती है। जिन नगरीय क्षेत्रों की या जिन नगर पालिकाओं की आबादी 3 लाख से ऊपर है वहां वार्ड समिति होती है। और ऐसे क्षेत्रों में ये वार्ड समितियां क्या काम करेंगी? तो देखो, वार्ड समिति के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं मैं आपको बताता हूं। वार्ड में ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन में सहायता करना, जैसे ठोस जो कचरा है उसका मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग है, उसको डैमेज करना है, नष्ट करना है, ये सारे काम करेगी। फिर वार्ड में स्वच्छता के कार्य का पर्यवेक्षण, सुपरविजन करेगी कि वार्ड में साफ सफाई हो रही है या नहीं हो रही है। फिर वार्ड के लिए विकास योजनाओं को तैयार वही समिति करेगी और इन विकास योजनाओं को प्रोत्साहित करने का काम करेगी। या वार्ड के लोगों में एकता और सामंजस्य बनाए रखने के लिए काम करेगी। फिर सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम, माल और धन जुटाएगी। देखो, वॉलंटरी, जो नगर पालिका के अलावा अगर किसी प्रकार का श्रमदान करना है, कोई माल जुटाना है, धन जुटाना है, तो वार्ड समिति सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में ऐसे काम करेगी। फिर वार्ड से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता, तो नगर पालिका उस वार्ड में कोई यदि कल्याण योजना संचालित कर रही है तो उसको क्रियान्वित करने में ये सहायता प्रदान करेगी। फिर देखो, विकास एवं कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु हितधारकों की पहचान करना। देखो, विकास एवं कल्याण योजना जो संचालित की जाती है, उन विकास और कल्याण योजनाओं का फायदा किन्हें पहुंचाया जा सकता है या उसका फायदा किन्हें मिलना चाहिए, उन लोगों की पहचान करने में भी वार्ड समिति मदद करेगी। जैसे वार्ड समिति नगर पालिका की योजनाओं को लागू करने वाले अधिकारियों को बताएगी कि इन इन लोगों को इस योजना का फायदा मिलना चाहिए, तो पहचान कराने में मदद करेगी। फिर कला, संस्कृति एवं खेलकूद गतिविधियों को प्रोत्साहित करना। ठीक है। नगर पालिका की गतिविधियों को सफल बनाने हेतु, देखो, नगर पालिका की गतिविधियों को सफल बनाने हेतु जन सहभागिता जुटाना। तो नगर पालिका की जो गतिविधियां हैं या प्लान है उनको सफल बनाने के लिए लोगों से सहयोग जुटाना का काम भी किसका है? वार्ड समिति का है। फिर देखो, नगर पालिका के सौदे कर, जो बकाया कर हैं, फीस है या अन्य रकम जो है उनको संग्रहित करने में भी वार्ड समिति जो है मदद करेगी। फिर देखिए, वार्ड के उद्यानों के रख रखाव में सहायता, अगर कोई पार्क वगैरह है तो उनके रख रखाव में मदद करेगी वार्ड समिति। फिर वार्ड में स्ट्रीट लाइटों के रख रखाव, जैसे कोई लाइट फ्यूज हो गई, कोई वायरिंग टूट गई तो इनकी मेंटेनेंस में भी वार्ड समिति जो है मदद करेगी। ऐसे अन्य कार्य जो वार्ड समिति को समय समय पर किसके द्वारा सौंपे जाए? नगर पालिका द्वारा। तो ये 13 कैटेगरीज के कार्य मैंने आपको बताए हैं। यदि किसी नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड समिति है तो वो वार्ड समिति इन कार्यों को करेगी। लेकिन मैंने आपको यह भी बताया है कि केवल 3 लाख से अधिक आबादी वाली नगर पालिकाओं के लिए ही वार्ड समिति का गठन किया जा सकता है। फिर देखिए, धारा 61 नगर पालिका द्वारा अपने कृत्यों का समितियों को प्रत्यायोजित करना। बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना। नगर पालिका के जो कार्य हैं, जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को यदि नगर पालिका समय पर पूरा नहीं कर पा रही है तो वो कार्य करने का पावर भी डेलीगेट या प्रत्यायोजित नगर पालिका इन समितियों को कर सकती है। तो किस धारा के तहत नगर पालिका अपने कार्यों को अपनी समितियों को सौंप सकती है या प्रत्यायोजित कर सकती है? धारा 61 के तहत ऐसा कर सकती है, या सेक्शन 61 नगर पालिका को ये परमिशन देती है कि नगर पालिका अपने कृत्यों को अपने अधीन गठित समितियों को प्रत्यायोजित कर सकती है। ठीक है। इसमें आपको जो खास चीजें ध्यान में रखनी है, 2 बातें इसमें। पहली है नगर पालिका की शक्तियों और कृत्यों का प्रत्यायोजन। इसमें क्या है, देखो, किस किस का? तो नगर पालिका के कार्य प्रत्यायोजित किए जा सकते हैं और अध्यक्ष के कार्य प्रत्यायोजित किए जा सकते हैं। तो ध्यान रखना, उपाध्यक्ष के कार्य प्रत्यायोजित नहीं हो सकते और सदस्य के कार्य प्रत्यायोजित नहीं हो सकते। या तो नगर पालिका की सरकार के कार्य प्रत्यायोजित हो सकते हैं या शक्तियां। यहां देखना, नगर पालिका की शक्ति और कर्तव्य दोनों प्रत्यायोजित हो सकते हैं और अध्यक्ष के केवल कृत्य प्रत्यायोजित हो सकते हैं, शक्तियां नहीं। यह भी ध्यान रखना। तो देखो, नगर पालिका की शक्तियां और कर्तव्यों का प्रत्यायोजन, इसमें लिखा है, नगर पालिका इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए
अपनी शक्तियों और कर्तव्यों का इस अधिनियम के तहत गठित समितियों का प्रत्यायोजन कर सकती है। तो देखो, नगरपालिका अपनी शक्तियां भी इन समितियों को दे सकती है और नगरपालिका अपने कर्तव्य भी इन शक्तियों को सौंप सकती है। फिर अध्यक्ष के मामले में, जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो उस समय यदि उसके कार्यों को संभालने के लिए उपाध्यक्ष नहीं है तो अध्यक्ष की शक्तियां, कर्तव्य एवं कार्यपालक करते नगरपालिका के ऐसे सदस्य को प्रत्यायोजित किया जा सकेगा। इसके लिए नगरपालिका की बैठक आयोजित करके उसमें फैसला लिया जाएगा। तो देखो, सामान्यतया अध्यक्ष के कार्य उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदस्य को सौंपे जा सकते हैं। लेकिन नीचे वाली बात देखना, यदि अध्यक्ष किसी आरक्षित वर्ग से है तथा नगरपालिका में उस वर्ग का कोई सदस्य मौजूद नहीं है तो ऐसा प्रत्यायोजन उसी वर्ग के सदस्य को किया जाएगा, और यदि आरक्षित वर्ग के सदस्य मौजूद नहीं है तो अन्य वर्गों के सदस्य को ऐसा प्रत्यायोजन किया जा सकेगा। तो ये प्रत्यायोजन का जो पावर है, तो देखो, धारा 61 के तहत नगरपालिका के शक्तियां और कर्तव्य प्रत्यायोजित हो सकते हैं, और धारा 61 के तहत अध्यक्ष के क्या क्या शक्तियां, कर्तव्य और कार्यपालक कृत्य प्रत्यायोजित किए जा सकते हैं। तो धारा 61 में प्रत्यायोजन नगरपालिका की शक्तियों और कार्यों का और अध्यक्ष की शक्तियों और कार्यों का किया जा सकता है। ये सेक्शन 61 में पावर्स और कार्यों के डेलीगेशन की चर्चा इसमें की गई है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें देखिए धारा 62 सेक्शन 62 क्या कहता है। तो देखो, सेक्शन 62 में यह है, यदि नगरपालिका या उसकी किसी समिति की बैठक में भाग लेने वाला सदस्य, अध्यक्ष या प्राधिकारी निरर्हत है। देखो, समिति के किसी भी सदस्य, अध्यक्ष सहित कोई अयोग्य हो जाता है, समिति का कोई भी सदस्य अयोग्य हो जाता है जो उसकी बैठक में भाग लेने वाला है, या उसका निर्वाचन त्रुटिपूर्ण हो जाता है, तो भी समिति की बैठक की कार्यवाही को दूषित नहीं माना जाएगा। ध्यान रखना यह है कि निरर्हता जो है वो समिति की बैठक को दूषित नहीं करेगी कार्यवाही को। जैसे मान लो कि आज कोई बैठक हुई है और उस बैठक में चुनाव जीतकर आया हुआ कोई ऐसा सदस्य भाग लेता है जो उस समिति का सदस्य है, लेकिन आज की बैठक जो है उसके होने के बाद में कल मान लो कि उस सदस्य का चुनाव खारिज कर दिया जाता है, तो क्या आज की बैठक में जो भाग लिया है उस गलत निर्वाचित सदस्य ने, इस आधार पर आज की बैठक की कार्यवाही को निरस्त किया जाएगा? नहीं, कार्यवाही हो गई तो हो गई। तो देखो, यह है कि किसी बैठक में भाग लेने वाला सदस्य, अध्यक्ष या प्राधिकारी निरर्हत या निर्वाचन त्रुटिपूर्ण हो जाता है तो समिति की कार्यवाही को दूषित नहीं माना जाएगा, समिति की कार्यवाही वैध मानी जाएगी, भले ही उसने अवैध निर्वाचित सदस्य ने उसमें भाग लिया होगा। फिर देखिए, यदि किसी सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन याचिका के द्वारा सम्यक रूप से गैर निर्वाचित घोषित किया जाता है, लेकिन इस प्रकार निर्वाचन को रद्द करने से पहले यदि किसी सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ने अपने पद की ओर से कोई कार्य किया है तो कार्य सदैव वैध होगा। तो देखो, जो भी चुनाव जीतकर आता है, चाहे वो नगरपालिका का अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो या सदस्य हो, वो अगर किसी बैठक में या कार्यवाही में भाग लेता है या कोई काम करता है और उस कार्य के किए जाने के बाद यदि उसके निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया जाता है या शून्य घोषित कर दिया जाता है तो उसके द्वारा किए गए कार्य सदैव वैध माने जाएंगे। और ये नियम जो है वो ग्राम पंचायत से लेकर राष्ट्रपति तक सेम लागू है। अवैध निर्वाचित राष्ट्रपति के कार्य भी क्या होंगे? सदैव वैध होंगे। तो अवैध निर्वाचित व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य सदैव वैध होते हैं, वो चाहे किसी भी संस्था में आप पढ़े, खाली नगरपालिका की बात ही नहीं है। फिर देखिए आप इसमें, नगरपालिका या उसकी किसी समिति के सदस्य को नोटिस तामील होने में, देखो, नगरपालिका या उसकी किसी समिति के सदस्य को नोटिस तामील होने में किसी प्रकार की अनियमितता होती है तथा इस अनियमितता का नगरपालिका या संबंधित समिति की कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है तो उस दौरान नगरपालिका या किसी समिति द्वारा लिया गया संकल्प विधिमान्य होगा। बहुत बड़ी बात है। देखो, मान लो कि नगरपालिका के किसी समिति में 10 सदस्य हैं, इन सबको बैठक के लिए नोटिस दिया जाएगा कि इस तिथि को बैठक आयोजित होने वाली है। ठीक है, देखना, नोटिस दिया जाएगा। अब मान लो कि इन 10 में से एक आदमी है जिसको नोटिस नहीं मिला है, 9 को नोटिस मिल गया। ठीक है, तो वो आदमी जिसको नोटिस नहीं मिला उसको कार्यवाही में भाग लेना था, अपना मतदान करना था, लेकिन कितने लोगों को नोटिस मिला? 9 को। अब 9 लोगों ने बैठक कर ली, इनमें से 8 लोगों ने
उस बैठक के फैसलों को बहुमत से अनुमोदित कर दिया, तो क्या जिस आदमी को नोटिस नहीं मिला वो इस बैठक को चैलेंज कर सकता? नहीं। क्यों नहीं कर सकता? वो इसलिए नहीं कर सकता कि अगर वो इन 8 के खिलाफ भी मत देता तो भी ये 8-2 से ही पारित होता। अगर उसकी अनुपस्थिति में 8-1 के बहुमत से पारित हुआ है तो वो उपस्थित हो, तो इस मेजोरिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो यहाँ ये नगर पालिका या उसकी किसी समिति के सदस्य को नोटिस तामील होने में किसी प्रकार की अनियमितता होती है था, इस अनियमितता का नगर पालिका या संबंधित समिति की कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। प्रतिकूल प्रभाव तब पड़ता जब जैसे इन 9 में फैसला जो है वो किसी मुद्दे पर 5-4 से होता। अगर वो होता और वो इन 4 के साथ होता तो 5-5 से बराबरी पर हो जाता। तो उस अनियमितता का यदि कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो जो संकल्प उस बैठक में लिया गया वो विधिमान्य होगा, ये ध्यान रखना है। लेकिन कंडीशन ये है कि उसकी विपरीत जो है प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। फिर देखो, नगरपालिका और उसकी किसी समिति की बैठक को आयोजित हुआ समझा जाएगा यदि, तो देखो नगरपालिका की बैठक को या उसकी किसी भी समिति की बैठक को आयोजित हुआ माना जाएगा कब? पहला, अधिनियम के अनुसार तैयार और हस्ताक्षरित किया गया हो। उस बैठक का प्रारूप नगरपालिका अधिनियम के तहत तैयार किया गया है और जिन लोगों से हस्ताक्षरित होना चाहिए उन्होंने हस्ताक्षरित कर दिया है। फिर बैठक के प्रतिकूल कुछ साबित नहीं किया जा सकता, जो बैठक हुई है उसके विपरीत कुछ साबित नहीं किया जाता है और अपेक्षित लोगों द्वारा हस्ताक्षरित हो गया है तो उस बैठक को आयोजित माना जाएगा। तो बैठक को कब आयोजित नहीं माना जाएगा? तो या तो नगरपालिका अधिनियम के तहत उसको तैयार नहीं किया गया है, या जिन लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए उन लोगों के हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, या बैठक के प्रतिकूल कोई बात साबित हो जाती है, तो उस स्थिति में नगरपालिका की या उसकी किसी समिति की बैठक को आयोजित नहीं माना जाएगा। फिर देखिए आप इसमें नगरपालिका या उसकी किसी समिति का यदि कोई पद रिक्त हो जाता है तो उसमें पदासीन शेष सदस्य ठीक ऐसे ही कार्य करेंगे जैसे कि कोई पद रिक्त नहीं है। देखो मैंने बताया किसी समिति में 10 सदस्य हैं और 1 सदस्य का पद रिक्त है, ठीक है। तो कोई बैठक आयोजित हुई, उसमें फैसला लिया, फैसला लेने के बाद इस सदस्य का भी चुनाव हो जाता है तो पूरे 10 सदस्य हो गए। तो बाद में आने वाला सदस्य ये तर्क नहीं दे सकता कि जिस दिन ये फैसला लिया था उस दिन मैं समिति में शामिल नहीं था। कहने का मतलब अगर किसी सदस्य विशेष का पद रिक्त है तो भी समिति के कार्यों पर या नगरपालिका का कोई सदस्य अनुपस्थित है किसी बैठक में या सदस्य का पद रिक्त है तो इस आधार पर नगरपालिका की कार्यवाही को भी चुनौती नहीं दी जा सकती। तो सीधी सी बात यह है कि ये भी ग्राम पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक यही नियम है, अगर किसी सदस्य का पद रिक्त है तो उस संस्था के कार्यवाही को चुनौती नहीं दी जा सकती पद रिक्ति के आधार पर, ठीक है। फिर सेक्शन 63 देखिए ये क्या कहता है। सेक्शन 63 अपने को हेडिंग से क्या बता रहा है? नगरपालिका द्वारा उपगत समस्त खर्चे तथा व्ययों के लिए सामान्यतया नगरपालिका निधि दायी। तो देखो नगरपालिका द्वारा उपगत समस्त खर्चे, तो नगरपालिका के द्वारा जितने भी खर्चे किए जाएंगे वो कहाँ से चुकाए जाएंगे? नगरपालिका के निधि से, म्युनिसिपल फंड से। कहने का मतलब नगरपालिका बोर्ड के फंड से, नगर परिषद है तो नगर परिषद के फंड से, नगर निगम है तो नगर निगम के फंड से चुकाए जाएंगे। ठीक है। तो यहां देखिए इसमें आगे नगरपालिका का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य या नगरपालिका की ओर से कोई भी व्यक्ति संविदा या करार करता है तो इस संबंध में उपगत वे, मतलब देखो नगरपालिका का अध्यक्ष या सभापति या महापौर, उपाध्यक्ष, उपसभापति या उप महापौर या सदस्य या वार्ड पार्षद या नगरपालिका की ओर से कोई व्यक्ति कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या करार करता है, किसकी ओर से? वो कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नहीं होना चाहिए, अध्यक्ष का निजी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, उपाध्यक्ष का निजी नहीं होना चाहिए, सदस्य का निजी नहीं होना चाहिए और नगरपालिका की ओर से जो व्यक्ति कर रहा है उसका इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए। वो करार किसकी ओर से होना चाहिए? ये देखना, नगरपालिका की ओर से यदि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य कोई भी करार करता है या उनके द्वारा नियुक्त कोई एजेंट करार करता है तो इस संबंध में उपगत वे, उस संविदा या करार के संबंध में जो खर्चे होते हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं है। अगर किसी करार के तहत या संविदा के तहत कोई खर्चा किया जाता है तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य या इनकी ओर से अथॉराइज्ड कोई व्यक्ति यदि खर्चा करता है तो खर्चा नगरपालिका की निधि से ही होगा, उन्हें व्यक्तिगत चुकाने की जरूरत नहीं होगी। के लिए इनमें से कोई भी व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होगा।
तथा ऐसे वे नगर पालिका की निधि से किए जाएंगे। लेकिन बात यह है कि अध्यक्ष कार्य करे तो नगर पालिका की ओर से होना चाहिए, उपाध्यक्ष सदस्य कोई भी करे तो कार्य नगर पालिका की ओर से होना चाहिए। जिस व्यक्ति के साथ जिस व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट से कार्य किया है वो भी नगर पालिका की ओर से होना चाहिए। तो सीधी सी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति नगर पालिका की ओर से कोई भी कार्य करता है तो वो कार्य किसकी ओर से होना चाहिए, नगर पालिका की ओर से होना चाहिए। ठीक है। तो इस संबंध में जो समस्त खर्चे हैं वो किससे, नगर पालिका निधि की ओर से दिए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, किसी अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य द्वारा नगर पालिका के स्वामित्व वाली किसी संपत्ति या धन का दुर्विनियोग किया जाता है। देखो, नगर पालिका का कोई भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य आदि नगर पालिका के स्वामित्व वाली किसी संपत्ति या धन का दुर्विनियोग करता है या ऐसे दुर्विनियोग के लिए औचार का दोषी पाया जाता है या उनके किसी कार्य से ऐसा दुर्विनियोग या औचार संभव है तो उसे व्यक्तिगत रूप से दायी माना जाएगा। यह ध्यान रखना, या तो दुर्विनियोग करता है या इनमें से किसी के औचार के कारण ऐसा दुर्विनियोग संभव हुआ है तो ऐसी सिचुएशन में इनमें से किसी को भी व्यक्तिगत रूप से दायी किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर। अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य मुख्य नगरपालिका अधिकारी अन्य प्राधिकारी या कोई व्यक्ति जिसे कार्यपालक शक्तियां सौंपी गई हैं तथा उसकी अपेक्षा या औचार के कारण कोई हानि दुर्व्यय या दुर्विनियोग होता है तो वह व्यक्तिगत रूप से दायी होगा। देखो, इन लोगों में से किसी की व्यक्तिगत गलती से यदि धन का दुर्विनियोग होता है या नगरपालिका कोई नुकसान होता है तो इनसे व्यक्तिगत रूप से वसूल किया जा सकता है, व्यक्तिगत रूप से वसूल किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो ये इस प्रकार इस सेक्शन 63 तक मैंने मोटी मोटी जो चीजें आपको बताई हैं उनको आप ध्यान में रखेंगे और अगले वीडियो में अपन जो है वो कुछ जो चीजें हैं वो सेक्शन 64 से आगे की अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन इतना ही देखेंगे। थैंक यू सो मच। आप इनको जैसे बताया उस हिसाब से तैयार